अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है आयन। आयन के टॉपिक को भी मैंने क्या किया है, सब हेडिंग में डिवाइड किया है। डेफिनेशन है, एग्जांपल्स हैं, फिर इसकी टाइप्स हैं जिनमें कैटायन आ गया, एनायन आ गया, फिर इनकी डिटेल डिस्कशन है। चले बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि आयन किसे कहते हैं। जी बच्चों, आयन कहते हैं कोई भी ऐसी एटॉमिक स्पीशी या पॉली एटॉमिक स्पीशी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसे हम क्या कह देते हैं, आयन कह देते हैं। तो आई एम गोइंग टू राइट दैट वन, एनी एटॉमिक और पॉली एटॉमिक स्पीशीज which have positive or negative charge, which have positive or negative charge is called ion। जी बच्चों, कोई भी ऐसी एटॉमिक स्पीशी या पॉली एटॉमिक स्पीशी जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसे हम क्या कह देते हैं, आयन कह देते हैं। अब पॉली एटॉमिक स्पीशी डेफिनेटली उसमें एक से ज्यादा एटम्स होंगे और एटॉमिक स्पीशी जिसमें सिर्फ एक एटम हो। फॉर एग्जाम्पल, वैसे बेटे देखिए, ये मेरे पास एक एटॉमिक स्पीशी जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये एक आयन है। ये भी एक एटॉमिक स्पीशी है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये एक आयन है। और ये एक पॉली एटॉमिक स्पीशी है जिसके ऊपर नेगेटिव 2 चार्ज है, ये भी क्या है, एक आयन है। ये भी क्या है, एक पॉली एटॉमिक स्पीशी है जिसके ऊपर नेगेटिव 3 चार्ज है, ये भी क्या है, एक आयन है। सो हमने डिफाइन किया आयन को, एनी एटॉमिक स्पीशी और पॉली एटॉमिक स्पीशी विच हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज आयन। अब आयन्स की टाइप आ गई हमारे पास, डिपेंडिंग अपॉन द आइदर इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। आयन में बी ऑफ अ 2 टाइप। इसमें नंबर 1 है कैटायन, जिसको हम पॉजिटिव आयन भी कह सकते हैं, और नंबर 2 है एनायन, जिसको हम नेगेटिव आयन भी कह सकते हैं। क्लियर होगी बात ये? अब इन दोनों को मैंने अलग-अलग यहां पे डिस्कस किया हुआ है। लेट्स सी हियर, ये बड़े आयन है जिसकी 2 टाइप है, एक आ गया कैटायन, एक आ गया हमारे पास एनायन। अब कैटायन या पॉजिटिव आयन, इसका नाम ही इसकी डेफिनेशन बताएगा। दोज आयन्स विच हैव पॉजिटिव चार्ज, दे आर कॉल्ड पॉजिटिव आयन और कैटायन। फॉर एग्जांपल, ये सोडियम आयन है, ये कैल्शियम आयन है, ये एल्यूमिनियम आयन है और ये टिन का आयन है। बेटे इन सभी आयन्स को देखिएगा, इन सब के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। सो दे विल बी इंक्लूडेड इन द कैटायन और पॉजिटिव आयन। चले इसके साथ हम देखते हैं नेगेटिव आयन किसे कहते हैं। दोज आयन विच हैव नेगेटिव चार्ज, दे आर कॉल्ड नेगेटिव आयन। फॉर एग्जांपल, Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन, ये नेगेटिव चार्ज है। S-2 ये नेगेटिव चार्ज है, सल्फाइड आयन। इसी तरह हमारे पास N-3, इसके ऊपर भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी क्या होएगा, नेगेटिव आयन होएगा। ठीक है, चले सबसे पहले देखते हैं कि ये जो पॉजिटिव आयन्स हैं ये कैसे बनते हैं। जी बच्चों, जब एक न्यूट्रल गैसियस एटम एक या ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो उससे क्या बनता है, पॉजिटिव आयन। कीप इन माइंड हियर, जब एक न्यूट्रल गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज आएगा। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज आएगा। अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव 3 चार्ज आएगा। सो कैटायन इज फॉर्म यूजुअली व्हेन 1 or more electrons are removed from the neutral gaseous atom। जब न्यूट्रल गैसियस एटम में से एक या ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो फिर क्या बन जाएगा, कैटायन। क्लियर होगी बात ये? अब लेट्स सी हियर, इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कैटायन फॉर्मेशन की। बट ये देखिएगा, ये कोई न्यूट्रल गैसियस एटम है, इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज आएगा। और अगर बेटे इसी न्यूट्रल गैसियस एटम में से हम 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज आएगा। और अगर इसमें से हम 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो इसमें पॉजिटिव 3 चार्ज आएगा। क्लियर होगी बात ये? अच्छा जी, ये सभी क्या है, पॉजिटिव आयन से। A positive 2, A positive 3। But keep in mind here, what should be a charge on a positive ion? It depends upon the number of electron lost by the neutral gaseous atom.
जी बच्चों, अगर न्यूट्रल गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव वन चार्ज आएगा और उसे भला क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे मोनो पॉजिटिव आयन, उसे बोलेंगे मोनो पॉजिटिव आयन। और अगर न्यूट्रल गैसियस एटम दो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पॉजिटिव आयन के ऊपर पॉजिटिव टू चार्ज आएगा और उसे बोलेंगे हम डाई पॉजिटिव आयन, उसे हम बोलेंगे डाई पॉजिटिव आयन। और अगर न्यूट्रल गैसियस एटम तीन इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव थ्री चार्ज आएगा, उसे बोलेंगे हम ट्राई पॉजिटिव आयन, ट्राई पॉजिटिव आयन। तो इससे एक बात क्लियर होगी, द चार्ज ऑन द पॉजिटिव आयन डिपेंड्स दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय इट्स न्यूट्रल गैसियस एटम। क्लियर होगी बात ये? तो यहां से बात क्लियर हो गया कि इस केस में जो सोडियम एटम था उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया था तो मोनोपॉजिटिव आयन बना। कैल्शियम एटम ने दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे तो फिर डाई पॉजिटिव आयन बना। एल्यूमिनियम एटम ने तीन इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे तो ट्राई पॉजिटिव आयन बना। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, सेम केस भला किसके साथ है? नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन के साथ है। अब नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन अगर देखें वो कैसे होगी? जब एक न्यूट्रल गैसियस एटम एक या ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव आयन बन जाता है या एनायन बन जाता है। फॉर एग्जांपल, बड़े ये मेरे पास एक न्यूट्रल गैसियस एटम है, अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाता हूं तो इट विल कैरी अ नेगेटिव चार्ज। ये एक न्यूट्रल गैसियस एटम है, अगर इसमें दो इलेक्ट्रॉन गेन करवाता हूं इसमें नेगेटिव टू चार्ज आ जाएगा। ये न्यूट्रल गैसियस एटम है, अगर इसमें तीन इलेक्ट्रॉन गेन करवाता हूं तो इसमें नेगेटिव थ्री चार्ज आ जाएगा। क्लियर होगी बात ये? सो नेगेटिव आयन और एनायन इज यूजुअली फॉर्म व्हेन अ न्यूट्रल गैसियस एटम गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अगला पॉइंट आ जाता है, व्हाट शुड बी अ चार्ज ऑन द नेगेटिव आयन? द चार्ज ऑन द नेगेटिव आयन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय इट्स न्यूट्रल गैसियस एटम। बट किसी भी नेगेटिव आयन के ऊपर जो चार्ज होता है ये डिपेंड करता है कि उसके न्यूट्रल गैसियस एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। You can observe here that if a neutral gaseous atom gain one electron, then it will carry a negative one charge, and this ion is called uninegative ion. जी बच्चों, इसे क्या बोलेंगे हम? Uninegative ion. If a neutral gaseous atom gain two electron, then it will carry a negative two charge, and it is called as a dinegative ion. इसे क्या बोलेंगे बेटे? Dinegative ion. If a neutral gaseous atom gains three electrons, then it will carry a negative three charge, and it is called as a trinegative ion. Called as a trinegative ion. जी बच्चों, ये चार्ज की बात हो गई। चलिए आगे एक छोटा सा हमारे पास आ रहा है शॉर्ट क्वेश्चन, तो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस वन। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो बच्चों ले लो, मैं थोड़ा सा इधर हो गया हूं, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि आई एम गोइंग टू रिमूव दिस वन। ओके, थैंक यू। जी बच्चों, ये मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है जो आपकी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा ज्यादा केयर से देखना बेटे। हमारे पास है जी, फॉर्मेशन ऑफ अ कैटायन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये वाला फॉर्मेशन ऑफ अ कैटायन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये शॉर्ट क्वेश्चन, यानी जब कभी कैटायन या पॉजिटिव आयन बनता है तो ये कौन सा अमल होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। चले देखते हैं। बट कीप इन माइंड हियर कि कैटायन बनता कब है या पॉजिटिव आयन बनता कब है? जब न्यूट्रल गैसियस एटम में से एक या ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें। फॉर एग्जांपल, ये बच्चों मेरे पास है सोडियम का एटम गैसियस फॉर्म में, और आपको पता है अगर मैं इसको हीट या एनर्जी देता हूं तो फाइनली इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है, और इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है? पॉजिटिव वन। इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है? पॉजिटिव वन चार्ज इसके ऊपर आ जाता है। क्लियर होगी बात ये? अब ये बन गया पॉजिटिव आयन। अब आपको पता है कि सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर भला कितना होता है? 11, जिसका मतलब इसके अंदर 11 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में और उतने ही क्या है? इलेक्ट्रॉन। कुछ इस तरह हम लिख सकते हैं, इसमें प्रोटॉन की तादाद क्या होती है? 11 होती है, और इलेक्ट्रॉन भी इसमें क्या होते हैं? 11। लुक एट हियर, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरे शेल में 1, कुल मिला के 11। 2 और 8 10 और 1 11। और आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं
वो इन इलेक्ट्रॉनों को भी खींच रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को भी खींच रहे हैं और आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। अगर मुझको इस सोडियम एटम का, ये क्या है जी, सोडियम एटम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11, न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद 11 और इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या है 11। अब ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, इसको भी सबको भी। अगर बेटे मुझे न्यूक्लियस की इस आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन को ब्रेक करना है, तभी ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, तभी ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा। तो इस प्रोसेस के लिए आई हैव टू प्रोवाइड एनर्जी, आई हैव टू गिव एनर्जी, मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। मैं इसे एनर्जी दूंगा जिससे न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, टूट जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन जुदा हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस तरह ये सोडियम एटम कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पॉजिटिव आयन। ठीक होगी बात ये। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट न्यूट्रल गैसियस एटम अगर सोडियम का मौजूद है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, 496 किलो जूल पर मोल। क्लियर होगी बात ये। सो हियर वी कैन से दैट cation or positive ion is usually formed by the removal of one or more electron from a neutral gaseous atom and energy is always required to do so. ऐसा करने के लिए एनर्जी हमेशा चाहिए। So we say that formation of a cation is always a endothermic process. ठीक होगी बात ये। इस सवाल का जवाब हो गया, इस हाइडिंग का जवाब हो गया कि कैटाइन या पॉजिटिव आयन उस वक्त बनता है जब हम एक या ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल गैसियस एटम के बेरोनी शेल में से निकालते हैं, रिमूव करते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए एनर्जी हमेशा चाहिए होती है। इसलिए हम बात करते हैं कि पॉजिटिव आयन या कैटाइन बनने का अमल क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा, मजे की बात देखिएगा कि चाहे आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें, चाहे 3 इलेक्ट्रॉन, सभी केसेस में यू आर ट्राइंग टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो इन सभी केसेस में एनर्जी आपको देना पड़ेगी। यानी कि मोनोपॉजिटिव आयन बनने का अमल भी एंडोथर्मिक है, डाइपॉजिटिव आयन बनने का अमल भी क्या है, एंडोथर्मिक है, और चाहे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लें वो भी कौन सा है, एंडोथर्मिक है। अब आ जाते हैं एनाइन फॉर्मेशन, नेगेटिव आयन फॉर्मेशन। उसमें केस थोड़ा सा डिफरेंट है। लेट्स सी हियर जी बच्चों। अब हम केस देखते हैं किसका, फॉर्मेशन ऑफ अ यूनिनेगेटिव आयन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस यूजुअली। अब लुक एट हियर, यूनिनेगेटिव आयन कैसे बनेगा। हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ये गैसियस फॉर्म में मौजूद है जी बच्चों। अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो उसके ऊपर नेगेटिव 1 चार्ज आ जाएगा, ये बन गया यूनिनेगेटिव आयन। और इस तरह बेटे ये जो एनर्जी रिलीज करता है 141 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। यहां पर माइनस का साइन है, जिसका मतलब एनर्जी या हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। बेटे कीप इन माइंड हियर कि अगर हमको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना है तो एनर्जी या हीट देनी पड़ेगी, यानी वो होगा एंडोथर्मिक। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है तो उसमें एनर्जी या हीट क्या होगी, रिलीज होगी, मतलब एक्सोथर्मिक। अच्छा, हमेशा बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन जब एटम का हिस्सा बन जाता है वो दूसरे इलेक्ट्रॉनों की तरह न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है। अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब न्यूक्लियस उसे अट्रैक्ट भी कर रहा है। अगर अट्रैक्ट कर रहा है और ये अट्रैक्शन न्यूली डेवलप हुई है तो एनर्जी या हीट क्या होगी, रिलीज होगी। क्लियर होगी बात की। अब जरा देखिएगा कि ये मेरे पास ऑक्सीजन है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 एटॉमिक नंबर होता है, जिसका मतलब इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद कितनी होगी, 8 होगी। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे ना, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और ये 6। अब आपको पता है कि जो न्यूक्लियस है इन तमाम इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर। अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या कर देता हूं, एंटर कर देता हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन 6 की बजाय क्या आ जाएंगे, 7, वो भी घूमना शुरू हो जाएंगे। अब जब वो भी रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, जिसके बदले में एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। जिसके बदले में एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज। बिकॉज वेयर देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देयर विल बी एवोल्यूशन ऑफ द एनर्जी। जहां कहीं पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा वहां एनर्जी या हीट क्या होगी, रिलीज होगी।
सो हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ यूनिनेगेटिव आयन इज एक्सोथर्मिक यूजुअली। ठीक है, जाने बच्चों प्रॉपरली से आंस कैसे करना है आपने कि यूनिनेगेटिव आयन बनने का अमल जो है ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है यूजुअली। तो सिंपली इसको बेटे आपने इस तरह लिखना है, पहले मैं उर्दू में बता देता हूं कि जब एक इलेक्ट्रॉन हम न्यूट्रल गैसियस एटम में ऐड करते हैं तब यूनिनेगेटिव आयन बनता है, और इस दौरान चूंकि एनर्जी रिलीज होती है इसलिए यूनिनेगेटिव आयन बनने का अमल क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर होगी बात के? ठीक है, व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड in the neutral gaseous atom, then uninegative ion is formed and energy is usually released in this process. So we say that formation of a uninegative ion is usually exothermic in nature. Clear होगी बात ये? साथ में ये एग्जांपल अटैच कीजिएगा। अच्छा, इसमें एक्सेप्शनल केस भी है कंपैरेटिवली दिस वन। कैटायन की हमने बात की थी, चाहे मोनोपॉजिटिव आयन बन रहा है, चाहे डाइपॉजिटिव आयन बन रहा है, चाहे ट्राइपो, वो सभी क्या थे, एंडोथर्मिक। वो सभी क्या थे, एंडोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन एनाइन यानी नेगेटिव आयन बनने के अमल में थोड़ा सा चेंज है, इसमें सिर्फ यूनिनेगेटिव आयन बनने का अमल क्या है, एक्सोथर्मिक है। बाकी डाई नेगेटिव हो या ट्राई नेगेटिव आयन वो सारे क्या है, एंडोथर्मिक। वो सारे क्या है, एंडोथर्मिक। फॉर एग्जांपल ये बेटे मेरे पास O नेगेटिव आयन है, अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं ऑफ कोर्स ये क्या बन जाएगा, -2। क्या बन जाएगा, -2। और इस दौरान हमें हीट देनी पड़ेगी, भला कितनी, 780 किलो जूल पर मोल। अरे वाह, यूनिनेगेटिव आयन बनने का अमल तो क्या है, एक्सोथर्मिक। लेकिन डाइनेगेटिव आयन बनने का अमल क्या है, एंडोथर्मिक। अब ऐसा क्या ड्रामा हुआ, इसमें भी इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, इसमें छोटा सा डिफरेंस है। क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया था न्यूट्रल एटम में, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं यूनिनेगेटिव आयन में। So better keep in mind when we try to add an electron in a uninegative ion, then already present negative charge show repulsion for this new incoming electron. To overcome this repulsion, we will have to provide energy, then electron will be able to add it. Clear होगी बात ये? तो keep in mind here कि नेगेटिव आयन के बनने के अमल के दौरान हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं पहले न्यूट्रल गैसियस एटम में, फिर बन जाता है यूनिनेगेटिव आयन। और जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं यूनिनेगेटिव आयन में, फिर बनता है जाके डाइनेगेटिव आयन। ठीक है, तो इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डाइनेगेटिव आयन वी ऐड एन इलेक्ट्रॉन इन द यूनिनेगेटिव आयन। ठीक है, व्हेन वी ट्राई टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन इन द यूनिनेगेटिव आयन, then the already present negative charge show repulsion for this new incoming electron. To overcome this repulsion, we will have to provide energy, which is taken with the positive sign, which is endothermic in nature. So we say that formation of a di-negative ion is endothermic in nature. बड़े क्लियर होगी बात ये? Good. जी बच्चों, नेक्स्ट आ जाए हमारे पास पॉजिटिव आयन की अबंडेंस है। सबसे पहले मैंने देखा सिंगल एटम वाले पॉजिटिव आयन, उनकी अबंडेंस क्या है, और फिर ग्रुप ऑफ एटम जिसको पॉलीएटॉमिक पॉजिटिव आयन भी कह सकते हैं, उनकी अबंडेंस क्या है। ठीक है बेटे, आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में 75% के लगभग मेटल्स हैं, और मेटल्स की आपको एक बात बखूबी पता होगी कि इनके आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। मतलब ये बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, या बड़ी आसानी से क्या बना देते हैं, पॉजिटिव आयन। याद आया कि पीरियोडिक टेबल में तकरीबन 75% के लगभग क्या है, मेटल्स ही मेटल्स है। ठीक होगी बात ये? और मेटल की एक पर्टिकुलर निशानी क्या होती है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, ये बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, मतलब ये बड़ी आसानी से पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो इसका मतलब अगर हम चेक करें अबंडेंस के हवाले से कि कौन सी चीज कितनी मिकदार में पाई जाती है, तो सिंगल एटम वाले पॉजिटिव आयंस जो हैं ये ज्यादा अबंडेंट हैं सिंगल एटम वाले नेगेटिव आयन, क्योंकि मेटल ज्यादा है और मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं और नॉन मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करती है, गेन करती। सो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट पॉजिटिव आयन हैविंग सिंगल एटम आर मोर अबंडेंट देन नेगेटिव आयन हैविंग सिंगल एटम। क्लियर? अब इसके मध्य मुकाबला देखेंगे तो नेगेटिव आयन हैविंग सिंगल एटम, क्योंकि नॉन मेटल्स कम है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है ना, नॉन मेटल्स कम है, तो देखा ये गया है कि नेगेटिव आयन हैविंग सिंगल एटम दे आर लेस अबंडेंट, वो कम मिकदार में पाई जाती हैं एज कंपेयर टू द
पॉजिटिव आयन हैविंग सिंगल एटम। अब इसका उलट जरा चेक कीजिएगा, पॉजिटिव आयन हैविंग ग्रुप ऑफ एटम। अब पॉजिटिव आयन हैविंग ग्रुप ऑफ एटम, इनकी मिसालों में जरा देखिएगा, इनकी मिसालों में आ जाएगा NH4 पॉजिटिव, ये क्या पॉजिटिव आयन हैविंग ग्रुप ऑफ एटम, अमोनियम आयन। इसी तरह A3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, ये भी क्या पॉजिटिव आयन हैविंग ग्रुप ऑफ एटम। फिर इसके अलावा ये है जी CA3 पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड कार्बोकैटायन, CA3 पॉजिटिव। फिर बेटे इसी तरह हमारे पास है CH3CH2 पॉजिटिव, ये भी क्या है एक कार्बोकैटायन है, ये भी क्या है एक कार्बोकैटायन, ये भी कार्बोकैटायन है, ये भी क्या है कार्बोकैटायन। ये सभी क्या है, दीज आर द पॉजिटिव आयन हैविंग ग्रुप ऑफ एटम। अच्छा, सिंगल एटम वाले पॉजिटिव आयन सिंगल एटम वाले नेगेटिव आयन के मुकाबले में क्या ज्यादा है, लेकिन ग्रुप ऑफ एटम वाले पॉजिटिव आयन ग्रुप ऑफ एटम वाले नेगेटिव आयन के मुकाबले में क्या है, कम मिकदार में पाए जाते हैं। And it has been observed that positive ion having group of atom, they are less abundant as compared to the negative ion having group of atom. अब इसके मतलब इनकाउंटर में अगर ये लिखेंगे तो लिखेंगे negative ion having group of atom, they are more abundant, they are more abundant। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आता है, आपकी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कि ये शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह आता है, जस्टिफाई दैट formation of a cation or positive ion is usually oxidation process। अब किस तरह जस्टिफाई करेंगे कि पॉजिटिव आयन या कैटायन बनने का अमल क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। तो बेटे ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होती है, आपने ऑक्सीडेशन की एक डेफिनेशन पढ़ी है रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रॉन, वो क्या पढ़ी है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या पढ़ी है आपने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी सब्सटेंस, फ्रॉम एनी स्पीशीज। किसी स्पीशी में से किसी सब्सटेंस में से अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और अगर आपको आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ अ कैटायन इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, तो आपने क्या कहना है, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्पीशी इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो उसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखना है आपने, अगला पॉइंट ये लिखना है कि कैटायन और पॉजिटिव आयन इज यूजुअली फॉर्म when one or more electrons are removed from a neutral atom। ठीक होगी बात ये, as we are removing electron there is a loss of electron, so we say that formation of a cation will be a oxidation process। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, इसके इनकाउंटर में आ रहा है कि जो नेगेटिव आयन बनने का अमल है वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन प्रोसेस। वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन प्रोसेस। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, फॉर्मेशन ऑफ अ नेगेटिव आयन इज रिडक्शन प्रोसेस जस्टिफाइड। तो अब सबसे पहले रिडक्शन का आपको डेफिनेशन पता होगा, वो क्या पढ़ा हुआ है आपने, आपने बेटे पढ़ा हुआ है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या पढ़ा हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूजुअली अ रिडक्शन प्रोसेस। अगर किसी स्पीशी में किसी सब्सटेंस में एक या ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन प्रोसेस। और आपको मुझे बहुत अच्छे से पता चल गया है कि नेगेटिव आयन या एनायन उस वक्त बनता है जब कोई सब्सटेंस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो लिहाजा नेगेटिव आयन या एनायन बनने का अमल क्या कहलाएगा, रिडक्शन प्रोसेस। बड़ी क्लियर होगी बात ये? अच्छा, स्पेशल नोट जो है, जो आपकी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ी मजे की बात है। अच्छा, बाद का बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बड़े ज्यादा कि ये जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनको हम कैटायन कहते हैं, नेगेटिव आयन जो होते हैं उनको हम एनायन कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, वो इन टर्म्स को ना थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। समटाइम पॉजिटिव आयन को एनायन बोल देते हैं, नेगेटिव आयन को क्या बोल देते हैं, कैटायन। अब इसको ज़हन में रखने का तरीका क्या है, उसके लिए बेटे आपने इलेक्ट्रोलिसिस का अमल पढ़ा हुआ है मैट्रिक क्लास के अंदर। इलेक्ट्रोलिसिस के अमल में आपको पता है कि सेल होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है और एक क्या होता है, कैथोड होता है। एनोड आपको पता है, हम कंसीडर करते हैं कि ये क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, तो ये पॉजिटिवली चार्जेड, और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो ज्यादातर ये नेगेटिवली चार्जेड। बड़ी क्लियर होगी बात? और दोनों इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड दे आर डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ ऑपोजिटली चार्जेड आयन। ये एनोड है, ये कैथोड है, इसके अंदर मैंने नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयन, इनका सॉल्यूशन है। क्लियर? अब यूं ही इसमें से करंट गुजरेगा, यूं ही इसमें से करंट गुजरेगा, और आपको और मुझे बड़े अच्छे से पता है कि पॉजिटिव आयन को कौन खींचेगा, कैथोड।
पॉजिटिव आयन को कौन खींचेगा? कैथोड, यानी कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे ऐसे, और नेगेटिव आयन को कौन खींचेगा? ऑफ कोर्स एनोड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये ऐसा ही है। सो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ये इलेक्ट्रोलिसिस का है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस नेगेटिव आयन मूव टुवर्ड्स द एनोड, negative ion move towards the anode. So from the name of anode, negative ions are also called anions. अरे वाह, क्या बात है, बात पता चल गई कि during the electrolysis negative ion migrate towards the anode. So from the name of anode we call them as a anion. So negative ion को ही हम क्या बोलते हैं? anion कहते हैं। जी बच्चों क्लियर? During the electrolysis positive ion migrate towards the cathode. So from the name of cathode they are called as a cation. So positive ion को हम cation भी कहते हैं। जी बच्चों क्लियर हुई बात ये? चलो थैंक यू वेरी मच बच्चों। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास भला क्या आ जाता है इस टॉपिक के अंदर से बोर्ड में आने वाले तमाम एमसीक्यूज, इस टॉपिक के अंदर में बोर्ड में आने वाले शॉर्ट क्वेश्चन, इंशाल्लाह एक्सरसाइज के भी शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज हम साथ अटैच करके ही कर लेंगे। जी बच्चों हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम डिकोडेड के नाम से मैंने इसे लिखा हुआ है कि एग्जाम डिकोड हो गया आज ही। द फॉर्मेशन ऑफ यूनिनेगेटिव आयन इज यूजुअली, बेटे यूनिनेगेटिव आयन -1, ये यूनिनेगेटिव आयन ऐसा ही है ना। यूनिनेगेटिव आयन बनने का अमल क्या है? नंबर 1, क्या ये एंडोथर्मिक है? क्या मुझे इसमें हीट या एनर्जी देनी पड़ी है? बीटा ऑप्शन, क्या ये एक्सोथर्मिक है, इसमें हीट रिलीज हुई है? हीट रिलीज वाला ऑप्शन थोड़ा सेट लग रहा है, चलें आगे देखते हैं। स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद हुआ है, या ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन तो हम किसे कहते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसे कहते हैं? लॉस। तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होता यूनिनेगेटिव आयन में, इसमें तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? गेन। और जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो न्यूक्लियस इस नए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और उससे एनर्जी या हीट क्या होती है? रिलीज होती है। तो ये बेस्ट ऑप्शन भला क्या आएगा? यूनिनेगेटिव आयन का बनने का अमल क्या कहलाएगा? एक्सोथर्मिक। क्यों एक्सोथर्मिक है? क्योंकि इसमें हीट या एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। गुड जी बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्लोराइड आयन फॉर्मेशन। अब आप पर मुझे बड़े अच्छे से पता है कि क्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लॉस करता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते हैं। नहीं, ये नहीं करता बच्चों, ये तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो क्लोरीन का एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी बनेगा ना यूनिनेगेटिव आयन, और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, एनर्जी रिलीज होएगी, और क्लोरीन के केस में 349 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। तो क्लोराइड आयन फॉर्मेशन का बनने का अमल क्या हुआ फिर? ऑफ कोर्स एक्सोथर्मिक। क्या होएगा? एक्सोथर्मिक। क्लियर? उसके बाद देखिएगा बेटे नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन तो नहीं हो सकता ना ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, ना ही एंडोथर्मिक हो रहा है। ऑक्सीडेशन में तो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, तो इस केस में सिर्फ एनर्जी क्या रिलीज हो रही है। सो इट विल बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा बच्चों फॉर्मेशन ऑफ एनायन या नेगेटिव आयन, अब इसमें सारे केस आ गए हैं, यूनिनेगेटिव आयन भी आ गया, डाइनेगेटिव आयन भी आ गए हैं, ट्राई नेगेटिव आयन भी आ गया। क्या ये एक्सोथर्मिक है? क्या ये एक्सोथर्मिक है? नेगेटिव आयन अगर यूनिनेगेटिव आयन है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हैं तो एनर्जी या हीट क्या होती है? रिलीज होती है। तो फिर ये क्या आएगा? हाँ एक्सोथर्मिक होगा। क्या ये एंडोथर्मिक है? हाँ, यूनिनेगेटिव आयन में तो हीट रिलीज हो रही है, लेकिन डाइनेगेटिव आयन अगर हो तो उसमें हीट क्या होती है? देनी पड़ती है, क्योंकि डाइनेगेटिव आयन के केस में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं यूनिनेगेटिव आयन के अंदर, वो इसे रिपेल करता है। इस रिपल्शन पर काबू पाने के लिए फिर हमें एनर्जी देनी पड़ती है, जिससे हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऐड हो सकता है। तो इसका मतलब नेगेटिव आयन एक्सोथर्मिक भी हो सकता है बनने का अमल, और एंडोपिक। एक्सोथर्मिक यूनिनेगेटिव आयन के केस में होगा, और एंडोथर्मिक ये डाइनेगेटिव आयन के केस में होगा। क्लियर होगी बात? यानी ये दोनों हो सकते हैं नेगेटिव आयन। तीसरा, क्या ये रिडक्शन का अमल होता है नेगेटिव आयन बनने का अमल? जी बच्चों रिडक्शन तो हम कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और नेगेटिव आयन के बनने के अमल के दौरान ऑफ कोर्स चाहे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करे चाहे दो, सभी क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे वाह, इसमें तो ऑप्शन ए भी क्लिक हो रहा है, ऑप्शन बी भी क्लिक हो रहा है, ऑप्शन सी भी क्लिक हो रहा है। लिहाजा व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन?
डेल्टा इज द राइट वन। इसमें ए भी आएगा, बी भी आएगा और सी भी आएगा। क्लियर? चलिए बच्चे, अब हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में, और डिफाइन आयन एंड गिव टू एग्जांपल्स। अरे वाह, हम पहले बात कर चुके। अच्छा बेटे, बुक ने डेफिनेशन इसकी की हुई है एनी स्पीशी, बुक ने की हुई है इनकी डेफिनेशन एनी स्पीशी विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयन। तो मुझे इस डेफिनेशन से थोड़ा सा इतराज था कि स्पीशी जब हम कह देते हैं उसमें तो कोई चीज भी काउंट कर सकते हैं, उसमें तो कोई चीज भी काउंट कर सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन को तो आयन नहीं किया क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, लिहाजा मैंने थोड़ा सा मुनासिब समझा कि मैं इसे क्या बोल लूं, एटॉमिक स्पीशी कह लूं या पॉली एटॉमिक स्पीशी कह लूं या मोलेकुलर स्पीशी कह लूं। इस तरह वो इलेक्ट्रॉन वगैरह या सब एटॉमिक पार्टिकल इसमें शामिल नहीं होंगे। ओके, सो आयन को डिफाइन कीजिएगा एनी एटॉमिक स्पीशी और पॉली एटॉमिक स्पीशी विच हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयन। ये बड़े इसकी एग्जांपल्स आ गए, वो आपने अटैच कर देंगे साथ। उसके बाद आ जाइएगा, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। बेटे इस सवाल का जवाब हम पहले कर चुके हैं, नहीं तो आप रिव्यू करके देख लीजिएगा कि कैटायन के बनने का अमल क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और वो क्यों है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन और पॉजिटिव आयन वी रिमूव वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल गैसियस एटम। एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू डू सो। ऐसा करने के लिए एनर्जी हमें, सो वी से दैट फॉर्मेशन ऑफ अ कैटायन इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एग्जांपल वो सोडियम की अटैच कर दीजिएगा जो मैंने अभी पहले बताया। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन कैटायन एंड एनायन। बेटा ये सारी थ्योरी जो इन दोनों के मध्य मुकाबले मैंने रख के बताई है, ये इन दोनों में क्या आ जाएगा, लाइन लगाकर आपने पेज में लिखना है, ये सारा क्या आ जाएगा, इसका फर्क हो जाएगा। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट क्वेश्चन है जो आपका मैं बोलने लगा हूं, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयन विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी चेंजेस। बेटे आयन के बनने का अमल हमने एक्सप्लेन करना है विद रेफरेंस टू द या विद रिस्पेक्ट टू द एनर्जी चेंजेस। यानी जब आयन बनता है तो उस दौरान कौन कौन सी एनर्जी चेंजेस आती हैं। तो सबसे पहले हम कैटायन फॉर्मेशन की बात करते हैं। कैटायन इज यूजुअली फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल गैसियस आयन। जब कभी न्यूट्रल गैसियस आयन में हम एक या ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, देन कैटायन इज फॉर्म and energy is always required to do so. So formation of a cation is usually endothermic in nature. Clear? In the formation of uninegative ion, we add an electron in neutral gaseous atom and energy is usually released in this process. So formation of a uninegative ion is usually exothermic process. ठीक है? But for the formation of a dinegative ion, we add an electron in the uninegative ion. When you add an electron in the uninegative ion, then already present negative charge repel this new incoming electron. To overcome this repulsion, we will have to provide energy. So we say that formation of a dinegative ion is usually endothermic process. Clear होगी बात ये? यूनिनेगेटिव आयन के बनने के अमल में हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं न्यूट्रल गैसियस एटम में, तब बनता है यूनिनेगेटिव आयन और एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज होती है। लिहाजा यूनिनेगेटिव आयन बनने का अमल क्या होएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। डाइनेगेटिव आयन के बनने के केस में हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं यूनिनेगेटिव आयन के अंदर, और यूनिनेगेटिव आयन में जो ऑलरेडी प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज होता है वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल, और इस रिपल्शन पर काबू पाने के लिए इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। लिहाजा डाइनेगेटिव आयन बनने का अमल क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये सारे एनर्जी चेंजेस आ गए जो कि आयन बनने के दौरान हो सकती है। ये बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ यूनिनेगेटिव आयन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि यूनिनेगेटिव आयन बनने का अमल एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है, कि व्हेन वी ऐड वन इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल गैसियस एटम, then uninegative ion is formed and energy is usually released in this process. So we say that formation of a uninegative ion is usually exothermic process. Clear होगी बात ये? बच्चों एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। शॉर्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। वो क्या शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर आयंस अंडर व्हाट कंडीशन आर दे प्रोड्यूस्ड। आयन क्या होते हैं
और कौन सी कंडीशन है जिसमें हम आयंस को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ये बेटे क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज का, आपकी टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज। क्या है जी, व्हाट आर आयंस under what conditions are they produced। तो बेटे इसमें आंस में सबसे पहले आपने क्या लिखना है, वही आयन की डेफिनेशन लिख देनी, क्लियर, और उसके बाद उसकी एग्जांपल्स, आयन की डेफिनेशन, फिर उसकी एग्जांपल, फिर उसके बाद कंडीशंस अंडर विच आयंस आर प्रोड्यूस। कंडीशन नंबर 1, बेटे कंडीशन नंबर 1 क्या आएगी, व्हेन आयनिक कंपाउंड इज फ्यूज्ड इज मोल्टन एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जब किसी आयनिक कंपाउंड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पे फ्यूज किया जाता है, व्हेन एन आयनिक कंपाउंड इज फ्यूज्ड or molten at its melting point when oppositely charged ions are produced। For example, ये NaCl है, बड़े इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 801 डिग्री से। जब इसको 801 डिग्री तो ये मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होकर बेटे ये ऑपोजिटली चार्जड आयंस बना दो। दिस इज कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, when ionic compound are dissolved in the water then oppositely charged ions are produced। For example, ये KCl एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें पानी में डिसॉल्व किया तो ये क्या बन जाएगा, एक पोटेशियम आयन, और साथ में क्या बन जाएगा, क्लोराइड आयन। नीचे मैंने लिखा हुआ है एक्वस एक्वस फॉर्म, यानी पानी मिला, ये भी अपोजिटली चार्ज। दो कंडीशन होगी ना कि व्हेन आयनिक कंपाउंड्स आर मोल्टन और फ्यूज एट देयर मेल्टिंग पॉइंट देन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर प्रोड्यूस्ड। व्हेन आयनिक कंपाउंड आर डिसॉल्व्ड इनटू द वाटर देन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर प्रोड्यूस्ड। तीसरा, जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन या अल्फा पार्टिकल या एक्स-रेज आर बम्बार्डेड ऑन न्यूट्रल गैसियस एटम और मॉलिक्यूल देन पॉजिटिव आयंस आर प्रोड्यूस्ड। बेटे जब तेज हरकत करते हुए इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन या फिर अल्फा पार्टिकल्स या फिर एक्स-रेज आर थ्रोन अपॉन या फिर आर बम्बार्डेड ऑन द न्यूट्रल गैसियस एटम और मॉलिक्यूल then positive ions are formed। For example, ये बेटे मेरे पास क्या है, कोई न्यूट्रल एटम है, यहाँ क्या है, मॉलिक्यूल है। न्यूट्रल एटम है, यहाँ क्या, ये मैं इनके ऊपर ना पीछे से बड़े फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर फेंकता हूं, या हाई एनर्जी बीम इलेक्ट्रॉन या एक्सरेज, ठीक है, यहाँ अल्फा पार्टिकल फेंक, तो ये क्या करते हैं, ये वाले न्यूट्रल गैसियस एटम या मॉलिक्यूल, ये इलेक्ट्रॉन जब इनके साथ टकराएंगे तो इनके बेरोनी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन इनके बेरोनी शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देंगे और क्या बन जाएगा फिर, पॉजिटिव आयन। क्या बन जाएगा फिर, पॉजिटिव आयन। फॉर एग्जांपल, ये बेटे ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये मेरे पास मीथेन गैस है। अब ये इलेक्ट्रॉन पीछे से तेजी से आके मीथेन गैस के साथ टक्कर मारता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, एक था, एक इसका टक्कर मार के निकाल दिया, तो ये क्या बन गया, 2, ये पॉजिटिव आयन। ठीक है, इसी तरह ये एक इलेक्ट्रॉन पीछे से आ रहा है तेजी से, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये इसके साथ टकराता है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी टकरा कर क्या करता है, बाहर निकाल देता है, तो ये एक आयन बन गया। सो व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, एक्स-रेज और अल्फा पार्टिकल्स आर थ्रोन अपॉन या आर बम्बार्डेड ऑन द न्यूट्रल गैसियस एटम और मॉलिक्यूल देन पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म्ड। क्लियर होगी बात ये? होप सो यू एंजॉय द लेक्चर, और आपको बड़ा मजा आएगा इस लेक्चर का। और बच्चों, मजीद लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल्स को, और बेल आइकॉन के ऊपर लाजमी टिक कीजिएगा ताकि बर वक्त आप लोगों को वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें और आपके इल्म में इजाफा। हैव अ गुड टाइम।